हेलो। हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं अपन। आज पढ़ेंगे अपन पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां अपन ने पढ़ी थी लास्ट। वो विधियों में पहली विधि पढ़ी थी परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरी पढ़ी थी अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, तीसरी थी द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण और चौथी अपने पास थी द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। तो चौथी विधि अपन पढ़ रहे थे द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, जिसमें हमने पोलेरॉइड पढ़ा था, पोलेरॉइड द्वारा ध्रुवण। तो ये मैंने आपको समझा दिया था। अब बात करते हैं पोलेरॉइड के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो पोलेरॉइड को कहाँ कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो जो पहला उपयोग होता है पोलेरॉइड का उपयोग, पहला उपयोग क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। जो समतल ध्रुवित प्रकाश बनाते हैं उसे प्राप्त करने में, क्योंकि पोलेरॉइड क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होता है, जो अपने वायुयान की जो खिड़कियां होती हैं उन खिड़कियों पर एक पतली फिल्म चढ़ाई जाती है, या आपने जो कार वगैरह देखी उन पर एक देखो काले कलर की या नीले कलर की फिल्म चढ़ाई जाती है, वो पोलेरॉइड फिल्म होती है। वो क्या करती है, प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देती है, उसकी तीव्रता को कम कर देती है, तो अंदर गर्मी कम लगती है। ठीक है। एक अपने जो ट्रक हैं, कार हैं, उनकी हेडलाइट में भी पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, जिससे जो लाइट जो है वो सामने वाले पे क्या हो, चकाचौंध उत्पन्न ना करे, इसलिए वो। ठीक है। और एक अपना आता है 3D मूवीज़ देखने में, जो त्रिविमीय चित्र होते हैं, त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए पोलेरॉइड के चश्मे लगाए जाते हैं। कभी आपने कोई 3D मूवी देखी हो तो देखने से पहले आपको पोलेरॉइड के चश्मे मिलते हैं। तो ये पोलेरॉइड के उपयोग थे। आगे अगर अपन पढ़ें तो आगे लेते हैं ध्रुवण का प्रायोगिक अध्ययन। ध्रुवण का प्रायोगिक अध्ययन। तो ध्रुवण का प्रायोगिक अध्ययन आप समझना, मैंने आपको बताया था टूरमेलिन एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल है जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। और टूरमेलिन जैसा ही क्रिस्टल कौन सा है, पोलेरॉइड। तो हम टूरमेलिन क्रिस्टल की बात करते हैं। ये हमने एक टूरमेलिन का क्रिस्टल लिया, मान लेते हैं कि ये टूरमेलिन के क्रिस्टल की ये प्रकाशिक अक्ष है या नहीं। जब इस टूरमेलिन के क्रिस्टल पर यहाँ प्रकाश आपतित कराया जाता है, अध्रुवित प्रकाश यदि यहाँ आपतित कराएं इस तरीके से, तो जब टूरमेलिन क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इस क्रिस्टल से गुजरने के बाद यह प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है या ध्रुवित प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था ये जो प्रक्रिया है ये द्विवर्णता कहलाती है। इसमें क्या बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होता है तो ये दो किरणों में विभाजित होता है, जिसमें से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण हो जाता है। एक किरण का इस क्रिस्टल के द्वारा वर्णात्मक अवशोषण हो जाता है, दूसरी किरण ही बाहर निकलती है या नहीं। क्लियर है। अब कौन सी किरण का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टूरमेलिन क्रिस्टल में जो ये इसकी अक्ष है, जो प्रकाशिक अक्ष है टूरमेलिन क्रिस्टल की, तो देखो जब अध्रुवित प्रकाश यहाँ आपतित होगा तो विद्युत क्षेत्र सदिश के वे कंपन या विद्युत क्षेत्र सदिश जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे वो सभी तो इस टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजर जाएंगे, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र सदिश प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होंगे वो इस टूरमेलिन क्रिस्टल से नहीं गुजर पाएंगे। अर्थात ये टूरमेलिन क्रिस्टल इन सभी विद्युत क्षेत्र सदिशों का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, इनका अवशोषण कर लेगा, जिसे अपन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है। तो दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र सदिशों में से एक प्रकार के विद्युत क्षेत्र सदिश का ये अवशोषण कर लेगा। तो कैसे याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश अक्ष के समांतर होंगे वो इसमें से गुजर जाएंगे, जो अक्ष के लंबवत होंगे उनका अवशोषण हो जाएगा। तो ये क्या है बताओ, अध्रुवित प्रकाश। और अगर टूरमेलिन के क्रिस्टल से इसे गुजारा जाता है तो ये हमको कैसा मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश या केवल ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल है ये किसका क्रिस्टल है बताओ, टूरमेलिन का क्रिस्टल है, टूरमेलिन। तो टूरमेलिन का क्रिस्टल है। अब ये क्या काम कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब इसका नाम अपन रखते हैं ध्रुवक। किसका काम कर रहा है, ध्रुवण का काम कर रहा है, पोलराइजेशन। तो ये ध्रुवण का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है बताओ, ध्रुवक। अब क्या करते हैं, एक और टूरमेलिन क्रिस्टल लेते हैं ऐसा ही, और उस टूरमेलिन क्रिस्टल को कुछ दूरी पर इस पहले वाले टूरमेलिन क्रिस्टल के समांतर लगा देते हैं। तो कुछ दूरी पर इस पहले वाले टूरमेलिन क्रिस्टल के समांतर अपन ने लगा दिया। बोलो लगाया इस तरीके से। तो जब आप इसके समांतर इसे लगाओगे इस तरीके से,
ऐसे आपने लगाया इसको समांतर, तो क्या होगा बताओ कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है ये जब इसमें से गुजरेगा तो ये विद्युत क्षेत्र सदिश इसकी अक्ष के समांतर है तो इसमें से गुजर जाएंगे तो इस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होगा। मतलब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसकी अधिकतम तीव्रता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे कैसी अधिकतम तीव्रता आपको यहाँ पे प्राप्त होगी या नहीं। अब क्या करें कि ये जो क्रिस्टल है ध्रुवक, जिसका नाम अपन ने ध्रुवक रखा है, इसको स्थिर रखेंगे और ये जो टूरमेलिन का क्रिस्टल है इसको अपन क्या करते हैं बताओ, घुमाते हैं ऐसे, ध्रुवक के सापेक्ष घुमाएंगे। तो आप देख पाओगे कि जब इस टूरमेलिन क्रिस्टल को ध्रुवक के सापेक्ष घुमाएंगे यूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा बताओ कि ऐसे घुमाते लाएं और यूँ कर दें तो ये वाला टूरमेलिन क्रिस्टल इन विद्युत क्षेत्र सदिशों के लंबवत हो जाएगा। तो ये जो टूरमेलिन क्रिस्टल की ये वाली अक्ष है ये इन विद्युत क्षेत्र सदिशों के लंबवत हो जाएगी, और लंबवत हो जाएगी तो इन विद्युत क्षेत्र सदिशों को यहाँ पे नहीं गुजरने देगी, इनका वर्णात्मक अवशोषण कर लेगा ये। तो वर्णात्मक अवशोषण करने से यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम या शून्य हो जाएगी। तीव्रता कितनी हो जाएगी इस तरफ बताओ, शून्य हो जाएगी। तो मतलब जब इस दूसरे टूरमेलिन के क्रिस्टल को ध्रुवक के सापेक्ष घुमाया जाता है तो बताओ अभी तो अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है समतल ध्रुवित प्रकाश की, और जब धीरे धीरे घुमाते हैं तो इसकी तीव्रता घटती जाती है और जब ये इस अवस्था में आ जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के लंबवत हो जाता है, तब यहाँ पे तीव्रता शून्य हो जाती है और फिर इसे और घुमाएं तो फिर से तीव्रता बढ़ने लगती है और फिर जब फिर से ये समांतर आ जाता है इसके या इसके समांतर आ जाता है तब क्या होगा बताओ, फिर से तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, फिर और घुमाएं तो जीरो और फिर और घुमाएं तो अधिकतम। मतलब एक संपूर्ण चक्र में ये क्रिस्टल इसके 2 बार समांतर आता है और 2 बार लंबवत आता है। तो एक संपूर्ण चक्र में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार न्यूनतम होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो दूसरा वाला टूरमेलिन क्रिस्टल है इससे हमने प्रकाश की तीव्रता का विश्लेषण किया, इसलिए इस दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल का नाम क्या रख देते हैं अपन बताओ, विश्लेषक। क्या नाम रख देते हैं बताओ, विश्लेषक। ठीक है, तो ये था आपके पास ध्रुवण का प्रायोगिक अध्ययन। अब ये प्रायोगिक अध्ययन क्यों किया, क्योंकि इसके बाद एक नियम आता है जिसे अपन बोलते हैं वैज्ञानिक मेलस का नियम। तो मेलस का नियम इसी पे आधारित है। तो मेलस का नियम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, 1 नंबर में, है ना। तो मेलस का नियम क्या कहता है आप सुनना ध्यान से, कि ये जो अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है, समतल ध्रुवित प्रकाश जितना उतने की अधिकतम तीव्रता मिल रही है। तो ये तीव्रता किस पे निर्भर करती है बताओ, ये ध्रुवक की अक्ष और ये विश्लेषक की अक्ष, इन दोनों अक्षों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। क्योंकि इसको स्थिर रखें और विश्लेषक को यदि यूँ घुमाएं तो दोनों अक्षों के बीच का कोण परिवर्तित होता है, और जब कोण 90 डिग्री हो जाता है तो तीव्रता 0, फिर जब 180 हो जाएगा तो अधिकतम। तो मतलब ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण पर निर्भर करती है। तो मेलस ने बताया था कि मेलस के अनुसार समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण के दौरान, मेलस के अनुसार ध्रुवण के दौरान समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो समानुपाती होती है किसके बताओ, हैं, ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के मध्य कोण। मान लेते हैं कि कोण कितना है, थीटा। जब इसको घुमा रहे हैं अपन तो किसी समय पर इन दोनों की अक्षों के मध्य कोण कितना है, थीटा। जैसे ये वाली तो यूँ रहेगी और इसको घुमाएंगे तो ये यूँ हो जाएगी ऐसे, तो इसके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा, है ना। तो देखो आप, मेलस के नियम के अनुसार ध्रुवण के दौरान समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। जब समानुपाती चिन्ह यहाँ से हटाते हैं तो आपके पास आता है आई बराबर एक नियतांक आता है आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मेलस का नियम बोलते हैं, जहाँ पे आई नोट क्या है, अधिकतम तीव्रता। आई नोट क्या है बताओ, अधिकतम तीव्रता। ठीक है, अब जैसे बात करें यदि थीटा का मान कितना रखें अपन, थीटा बराबर 0 डिग्री रखें, थीटा 0 रख दें, दोनों अक्षों के बीच का कोण 0, मतलब दोनों क्रिस्टल समांतर हैं, तो थीटा 0 रखो यहाँ पे, तो आई अधिकतम मिलेगा
और cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो अधिकतम कितना हो जाएगा आई नोट। तो मैंने अभी अभी बताया आई नोट क्या है, यहाँ पे बताओ अधिकतम तीव्रता। और यदि थीटा का मान अपन 90 डिग्री रख दें, थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो आई मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम कितना मिलेगा बताओ, 0। समझ पाए आप, कोई दिक्कत? तो मेलस के नियम के अनुसार समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता यहाँ परिवर्तित तो होती रहती है यदि ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य का कोण परिवर्तित किया जाए। ठीक है, तो ये है आपका मेलस का नियम जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में, है ना। कोई दिक्कत इसमें, समझ आया आपकी? इसी में एक छोटा सा नोट और बताता हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएगा। अपने क्या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा सा अलग दिमाग आपको लगाना है। तो थोड़ा सा अलग दिमाग यदि अपन लगाते हैं तो कैसे, देखो आप कि जैसे मान लें कि ये आपके पास कोई अक्ष है, इस पर एक पोलेरॉइड यहाँ रखा है, पोलेरॉइड बोल सकते हो या टूरमेलिन क्रिस्टल, दोनों एक ही काम करते हैं। फिर मैंने बोल दिया एक पोलेरॉइड यहाँ रखा है इसी के समांतर, बोल दिया, या इसको थोड़ा सा आप तिरछा रख सकते हो चाहो तो। एग्जाम्पल समझ रहे हैं अपन, केवल यूँ एक पोलेरॉइड अपना यहाँ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर एक पोलेरॉइड जो है वो यहाँ रखा हुआ है, जो भी है, या 2 से ही समझते हैं। तो जब यहाँ पे अपने पास क्या होगा बताओ, अध्रुवित प्रकाश अपन यहाँ आपतित करेंगे इस तरीके से। तो जब अध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे तो मान लें अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, आई। तो जब ये पहले वाले क्रिस्टल से गुजरेगा तो केवल इसमें कागज़ के तल के समांतर वाले कंपन विद्यमान होंगे, मतलब इस अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा नहीं। तो ध्रुवण होने के बाद यहाँ जो तीव्रता मिलेगी उस तीव्रता को नाम दे देते हैं अपन I1 नाम दे देते हैं। और ये जो I1 होगी ये कितनी होगी बताओ, I/2। कितनी होगी बताओ, I/2। क्यों होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे समांतर वाले कंपन विद्यमान है और लंबवत वाले कंपन विद्यमान है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे लंबवत वाले कंपन जो है वो एब्जॉर्ब हो गए, अवशोषित हो गए। बोलो हुए या नहीं अवशोषित? तो अगर ये अवशोषित हो गए तो यहाँ पे तीव्रता क्या बची, आधी बची, क्योंकि जितने कंपन समांतर हैं उतने ही कंपन लंबवत उपस्थित है। तो लंबवत वाले कंपन जो है वो अवशोषित हो गए, तो समांतर वाले बचे। मतलब यहाँ जो तीव्रता मिलेगी प्रकाश की तीव्रता वो अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का आधी होगी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि मान लो ये जो है ना, ये दूसरा जो टूरमेलिन क्रिस्टल है या दूसरा जो पोलेरॉइड है, ये इसके साथ, इसकी अक्ष के साथ, ये इसकी अक्ष मान लें, तो इसकी अक्ष के साथ मान लो ये थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ जो प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ जो प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता मेलस के नियम के अनुसार I2 मान लें। तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा, I2 बराबर, अब कहाँ से मिल रही है, इधर से, इधर से। बोलो मिल रही है नहीं? कहाँ से मिल रही है बताइए? इधर से मिल रही है या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आपके? तो जब यहाँ से मिल रही है तो क्या लिखेंगे कि अधिकतम तीव्रता तो क्या होगी, I1, क्योंकि ये समांतर आ रहे हैं तो अधिकतम तीव्रता तो हो गई I1। इधर वाली, पीछे वाली लिखते हैं। और कोण कितना है, थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। कोण कितना हो गया बताओ, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सवाल पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ ये जो अंतिम प्रकाश की तीव्रता प्राप्त हुई, ये समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितने गुना है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितने गुना है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I1, तो इसका कितने गुना है, ये cos स्क्वायर थीटा गुना, cos स्क्वायर थीटा गुना, ये याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से पढ़ना, दूसरा ये पूछ सकते हैं कि यहाँ जो तीव्रता प्राप्त हुई है अंतिम तीव्रता, ये अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना है, अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना है। तो अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना है ये कैसे पता करेंगे बताओ, कि I1 की जगह क्या लिखेंगे, I/2। तो I1 की जगह I/2 लिखेंगे अपन, I/2 और cos स्क्वायर थीटा। I किसकी तीव्रता है, अध्रुवित प्रकाश की। तो यहाँ जो तीव्रता प्राप्त हुई है ये I2, ये अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना हो गई बताओ, cos स्क्वायर थीटा/2 गुना। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया। क्वेश्चन में आप ज़रूर पढ़ लें कि ये तीव्रता समतल ध्रुवित प्रकाश का कितने गुना है ये पूछा है, या फिर अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना है ये पूछा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया है ना। अब आगे अपन बात करते हैं, एक और टॉपिक आपके पास आता है, विभेदन क्षमता, है ना, प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता। तो यदि विभेदन क्षमता की यदि अपन बात करते हैं
तो विभेदन क्षमता देखें आप ध्यान से, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है इस चैप्टर में, तो इसको गौर से समझना। विभेदन क्षमता क्या होती है? देखो, कभी आपने गौर किया है कि जैसे अपन अंधेरे के टाइम में, शाम के टाइम या रात के टाइम अगर किसी रोड पे खड़े होकर देखें, सामने से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक में 2 हेडलाइट होंगी, दोनों को देखें, ट्रक बहुत अधिक दूरी पर है, तो जब वो ट्रक बहुत अधिक दूरी पर है तो जो दोनों हेडलाइट जो हैं, दोनों हेडलाइट, उनका जो प्रतिबिंब बनेगा आपकी आंखों पर वो एक ही बनेगा, मतलब दोनों हेडलाइट का प्रतिबिंब ओवरलैप करेगा, अतिव्यापित होगा। और जब वो ट्रक बहुत दूरी पर है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही लाइट आ रही है, या जैसे मोटरसाइकिल आ रही है जिसमें सिंगल हेडलाइट है। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रक आपकी ओर आता जाएगा, जैसे जैसे वो ट्रक आपकी ओर आता जाएगा तो धीरे धीरे अतिव्यापन ख़त्म होने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे अतिव्यापन ख़त्म होने लगेगा। और जब ट्रक आपके बहुत नज़दीक होगा तब ये लाइट धीरे धीरे 2 हो जाएंगी और बराबर उसी रूप में आ जाएंगी एक्चुअल में। तो ऐसा क्यों होता है? यही जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। तो क्या होता है कि हमारी जो आँखें हैं, आप देखना ध्यान से, हमारी जो आँखें हैं वो उन्हीं प्रतिबिंबों को अलग अलग देख पाती हैं जिनके द्वारा आँख पर बना कोण 1 मिनट डिग्री का 1/60वां भाग, मिनट क्या होता है? डिग्री का 1/60वां भाग, मतलब 1 डिग्री का कोण है, उसका 60वां भाग ले लें तो वो क्या हो जाता है? 1 मिनट। ठीक है, तो हमारी आँखें उन्हीं प्रतिबिंबों को, उन्हीं 2 बिंबों के प्रतिबिंबों को अलग अलग तभी देख पाती है जब उनके द्वारा आंख पर बनने वाला कोण क्या हो? 1 मिनट से अधिक का हो, तभी अलग अलग देख पाती है, नहीं तो वो ओवरलैप करते हैं। चलो इसको छोड़ो, ये तो मानव नेत्र की बात हुई। अपन प्रकाशिक यंत्रों की यदि अपन बात करें तो विभेदन क्षमता अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, विभेदन क्षमता। लेकिन विभेदन क्षमता को समझने से पहले आपको विभेदन सीमा समझनी पड़ेगी। टॉपिक है अपना विभेदन क्षमता, इसमें पहले अपन पढ़ेंगे विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा क्या होगी? विभेदन सीमा, तो आप देखना विभेदन सीमा हो, मान लें कि आपके पास ये 2 स्टार्स हैं, 2 तारे हैं। स्टार समझते हो आप? स्टार मतलब 2 तारे हैं आपके पास ये, ठीक है। अब ये 2 तारे हैं, बहुत दूर स्थित हैं, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, ये आँख है आपकी, ठीक है, यहाँ देख रहे हो। तो इस तारे से आने वाला प्रकाश ऐसे आएगा या नहीं बताओ? और इस तारे से आने वाला प्रकाश कैसे आएगा बताओ? ऐसे। अभी आँख छोड़ो, जैसे अपन कोई प्रकाशिक उपकरण ले लें तो तारों को किसकी सहायता से देखा जाता है बताओ? दूरदर्शी की सहायता से। तो मान लें कि अपन दूरदर्शी की सहायता से इन्हें देख रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो अगर अपन इन्हें दूरदर्शी की सहायता से अगर देख रहे हैं तो दूरदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इनका प्रतिबिंब जो बनेगा आँखों पर, वो प्रतिबिंब जो है वो ओवरलैप करेगा, करेगा या नहीं? तो अगर प्रतिबिंब ओवरलैप करेगा तो दोनों बिंबों का प्रतिबिंब अतिव्यापित होगा। अतिव्यापित होने का मतलब हुआ वो एक दूसरे के ऊपर दिखाई देगा, एक दूसरे के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों बिंबों का प्रतिबिंब अलग अलग कब दिखाई दे सकता है? तो अलग अलग कब दिखाई दे सकता है, इसके 2 तरीके कि या तो अपन क्या करें कि मान लें इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ? L। दोनों के बीच की पृथक्करण दूरी कितनी है? L। तो ये दोनों के प्रतिबिंब अलग अलग बने आँख पे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि या तो इन दोनों तारों के बीच की दूरी बढ़ा दें, बहुत दूर कर दें, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो फिर अपनी आँखों से देखेंगे तो दोनों के प्रतिबिंब क्या बनेंगे बताओ? अलग अलग बनेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये दूरी ना बढ़ाओ, इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण थीटा, अगर इस कोण का मान बढ़ा दिया जाए, थीटा का मान यूँ बढ़ा दिया जाए यूँ, तो भी ये तारे दूर दूर हो जाएंगे। तो बिंब दूर दूर होंगे तो प्रतिबिंब भी अपन को कैसे दिखाई देंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। तो समझ आया? तो विभेदन सीमा क्या है? विभेदन सीमा को समझना है। तो विभेदन सीमा की डेफिनेशन देखो, वह न्यूनतम रेखीय पृथक्करण, वह न्यूनतम रेखीय, रेखीय मतलब ये रेखिक, और पृथक्करण मतलब सेपरेशन, दोनों के बीच की दूरी बढ़ाना। तो वह न्यूनतम पृथक्करण, 2 बिंबों के बीच में वह न्यूनतम पृथक्करण जिस पर दोनों बिंबों के प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे, जस्ट अलग अलग दिखाई दे। अरे समझ, अलग का मतलब तो बहुत अलग भी हो सकता है और भी अलग, लेकिन जस्ट अलग हो जाए। जैसे पहले ओवरलैप कर रहे थे,
तो वह न्यूनतम पृथक्करण दूरी, बिंबों के बीच में वह न्यूनतम पृथक्करण दूरी जिस पे प्रतिबिंब जस्ट अलग हो जाए, ये हो गए देखो, ऐसे नहीं यूँ, बस जस्ट अलग हो जाए, यूँ अलग अलग दिखाई देने लग जाए। ठीक है, तो समझ पाए कि दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर इनके प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र द्वारा जस्ट अलग अलग, ठीक अलग अलग दिखाई दें, तो वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बताओ? विभेदन सीमा। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में मतलब वही है, दूसरे शब्दों में कि रेखीय दूरी ना करो, कोण ले लो, कोण को बढ़ा देते हैं तब भी यही काम होता है। तो वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जिस पर दोनों बिंबों के प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा जस्ट अलग अलग दिखाई दें, ठीक अलग अलग दिखाई दें, तो इस न्यूनतम दूरी या न्यूनतम पृथक्करण को अपन क्या बोलते हैं बताओ? प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा। प्रकाशिक उपकरण क्या होते हैं? जैसे आँख, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तो इनकी विभेदन सीमा। ठीक है, तो विभेदन सीमा की डेफिनेशन समझ में आए? दोनों को मिक्स करके बोलता हूँ। विभेदन सीमा क्या है? किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो बिंबों के प्रतिबिंबों को, है ना, दो बिंब में इनके प्रतिबिंबों को ओवरलैप ना होने देना, अलग अलग देखना। समझ रहे हो? या दूसरे शब्दों में ऐसे लिखो कि दो बिंबों के मध्य की वह न्यूनतम रेखीय दूरी या वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जिस पर दोनों के प्रतिबिंब ठीक अलग अलग दिखाई दें, तो वह न्यूनतम दूरी या न्यूनतम कोणीय पृथक्करण क्या कहलाता है बताओ? विभेदन सीमा कहलाती है। तो थीटा को अपन थीटा मिनिमम से व्यक्त कर सकते हैं, थीटा मिनिमम न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, या इसको अपन एल मिनिमम से व्यक्त कर सकते हैं या नहीं? बोलो कोई दिक्कत? समझ आया? अब मान लेते हैं कि ये तारों को अपन देख रहे हैं या किसी दूरदर्शी से देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो दूरदर्शी की सहायता से यहाँ पे देख रहे हैं, तो दूरदर्शी में आप जानते हो कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है, वो अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा अभिदृश्यक मतलब जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है, वो लेंस बड़ा होता है। तो ये अभिदृश्यक लेंस है या नहीं? तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक या इसका व्यास अपन मान लेते हैं कैपिटल डी। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक या इसका व्यास अपन क्या मान लेते हैं बताओ? कैपिटल डी। और ये जो दूरी है दूरदर्शी की तारों से दूरी, ये क्या मान लेते हैं अपन? स्मॉल डी मान लेते हैं, यानी इस तरीके से। चाहो तो आप यू मिला के और यहाँ भी लिख सकते हो, ये क्या है बताओ? स्मॉल डी है या नहीं? ठीक है, अब क्या हुआ? विभेदन सीमा की बात हो गई आपके पास। तो विभेदन सीमा तो अपन ने समझा दिया। विभेदन क्षमता क्या होती है? तो विभेदन क्षमता की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है कि किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो दूरस्थ बिंबों, किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो दूरस्थ बिंबों के प्रतिबिंबों को अलग अलग, जस्ट अलग अलग, ठीक अलग अलग देखने की क्षमता, किसी प्रकाशिक उपकरण की दो दूरस्थ बिंबों के प्रतिबिंबों को ठीक अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाती है बताओ? विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, इसको आर से व्यक्त करते हैं। और इनमें क्या संबंध होता है कि जो विभेदन क्षमता होगी आर, वो विभेदन सीमा का व्युत्क्रम होती है, उल्टे के बराबर होती है। विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर बराबर 1/, विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा क्या बताई थी? अगर रेखीय पृथक्करण कर रहे हो तो ये वाली दूरी क्या है? ये विभेदन सीमा है। और अगर कोणीय पृथक्करण कर रहे हो तो ये जो कोण बना है वो क्या है बताओ? विभेदन सीमा। ठीक है, तो विभेदन क्षमता आपके समझ में आई। इसके बाद यदि अपन बात करें कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले विभेदन सीमा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक प्रायोगिक कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एरी, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था एरी। तो एरी नाम के वैज्ञानिक ने एक फार्मूला बताया था कि ये अगर किसी अभिदृश्यक, ये यहाँ पे कोई अभिदृश्यक लेंस है या उत्तल लेंस है, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस या उत्तल लेंस है, तो किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा इस उत्तल लेंस या इस अभिदृश्यक लेंस के प्रकाश केंद्र पर बनने वाला न्यूनतम कोण, इसके प्रकाश केंद्र पर बनने वाला न्यूनतम कोण, ये आपने पढ़ा। तो इसके प्रकाश केंद्र पर
बनने वाला जो न्यूनतम कोण है